जय हिंद बच्चों। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू ही होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस ऐसी बना दी जाए जहां से आपको 1 से 2 नंबर लाने में कोई तकलीफ ना हो। और ये टॉपिक ऐसा है, इससे सवाल पूछा ही जाता है। मैंने प्री बोर्ड का पेपर एनालाइज किया तो उसमें इससे मुझे 2 से 3 सवाल मिले, चाहे वो केस स्टडी के तौर पर हों या नॉर्मली सवाल पूछे गए हों। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये बोला जाएगा इसे। ठीक, अब प्रकाश का अपवर्तन से मतलब क्या है? प्रकाश का अपवर्तन से मतलब है कि जो लाइट है वो अलग अलग मीडिया में अलग अलग कैरेक्टर शो करेगी। भाई, मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा लाइट झुकेगी, या तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। ठीक है, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। तो यहाँ पे फिनोमिना क्या है इसके पीछे? लाइट की बेंड होने का, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो झुकने का क्राइटेरिया क्या है कि लाइट झुक क्यों रही है, अपना पथ डेविएट क्यों कर रही है, यानी पाथ डेविएट क्यों कर रही है, अपनी जगह से बदल क्यों, रास्ता क्यों बदल रही है, उसका हिसाब किताब ये चुकाएगा। ये है स्पीड, यानी प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट। जब आपके को खाली मीडियम अगर मिलेगा, सड़क खाली मिलेगी दौड़ने के लिए, तो आप कैसे दौड़ेंगे? आप बेतहाशा दौड़ेंगे, यानी बहुत तेजी से दौड़ेंगे। लेकिन आगे चल के अगर थोड़ी सी भीड़ या ट्रैफिक जाम लगता है तो आपकी स्पीड में अपने आप ही रुकावट आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप उस भीड़ की वजह से अपनी स्पीड को, यानी अपनी गति को थोड़ी सी कम कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस तो आपने उतना ही ट्रैवल करना है। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तो अगर मीडियम डेंसर है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नहीं है तो दूर भागती है, यानी खाली रोड मिल गया उसे तो दूर भागेगी। तो चलिए इसे डायग्राम के जरिए समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और ये सब कुछ होता है इसकी चाल की वजह से, यानी स्पीड की वजह से, प्रकाश की स्पीड यानी लाइट की स्पीड की वजह से। एक डायग्राम बनाते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। वो डायग्राम क्या है कि ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब यानी शीशे का एक टुकड़ा है जो कि क्यूबॉइडल शेप में होता है। अगर यहां से कोई प्रकाश इसके अंदर आता है, हम इसे ऐसा मान के चलते हैं ये M1 मीडियम है, यानी ये कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, यानी विरल माध्यम है। विरल माध्यम है कि कोई रुकावट नहीं है प्रकाश की गति में। तो यहां से ये जो लाइट आई इसे इंसिडेंट लाइट यानी आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल खींचा जाएगा, अभिलंब खींचा जाएगा, जो कि सरफेस से हमेशा बनाया जाता है, 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। देखो 90 डिग्री का कोण है ये वाला जो कोण बनेगा इसे एंगल आई बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं आपतित कोण, यानी इसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो एंगल बनेगा, अब लाइट यहां से क्या होगी? ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम थे, यानी ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब लाइट यहां से क्या होगी? झुक जाएगी। लाइट झुक गई है। ठीक है, किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ झुक गई है। अब क्या होगा? यहां पे भी हम एक अभिलंब बनाएंगे, यहां पे भी हमने एक अभिलंब बनाया। अब जो लाइट होगी ये क्या करेगी? निकल के ऐसे जा रही होगी। ठीक है, यानी अभिलंब से दूर जा रही है। अब इसे दोबारा से विरल माध्यम मिल गया है, यानी M3, ये M2, ये M1, ये M3, तो ये फिर से विरल माध्यम हो गया, फिर से विरल माध्यम हो गया। यानी यहां पे जो कोण बनाएगी इसे कहेंगे E, कोण E, यानी इमर्जेंट एंगल होगा। और ये इमर्जेंट रे है, यानी निकलने वाली किरण है। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को बोलेंगे R। ठीक है, और ये R एंगल जो होगा इसी को बोलेंगे अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। ठीक है, इसी को ही बोलेंगे अपवर्तित कोण, यानी रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक, यहां पे भी सेम R बनेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है।
उसके बाद यहाँ देखो मुद्दा क्या है ये सब समझने का, ये सब समझने का एक ही मुद्दा है कि लाइट एंटर करवाई थी हमने रेयर मीडियम से, डेंसर मीडियम में गई तो इधर क्यों आ रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही। इसका कारण है कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट की स्पीड में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, और लाइट को ये डिस्टेंस तो ट्रैवल करना ही करना है। तो होगा क्या, लाइट तो जाने वाली ऐसी थी, ठीक है, लेकिन जा नहीं रही है। तो होता कि ये जो इमेजिनरी लाइन हम खींच रहे हैं इसके और इसके बीच में ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। अभी इस डिस्टेंस को एपरेंट डिस्टेंस बोलते हैं, एपरेंट डिस्टेंस बोला जाता है, यानी कितनी दूरी पे लगभग ये बनता। इसी वजह से आपको ग्लास में डूबी हुई पेंसिल थोड़ी सी उभरी हुई नजर आती है, वो उभरने का कारण ही यही है, ठीक है, उभरने का कारण ही यही है, क्या, रिफ्रैक्शन। अब यहां से जो प्री बोर्ड में सवाल आए थे, प्री बोर्ड में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे कि बताइए M1 और M2 में से लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होगी। तो भाई साहब लाइट की स्पीड जो किसमें ज्यादा होगी आपको पता होना चाहिए, इसमें ज्यादा होगी। क्यों, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर M2 और M3 की हम कंपैरिजन करें तो M3 में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, M2 में कम होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसके पीछे एक लॉ काम कर रहा है जो कि स्नेल्स ने दिया था, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो वो दो लॉज पढ़ लेते हैं, वो दो लॉ है इसमें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन का नियम क्या कहता है। अपवर्तन का नियम ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, या इंसिडेंट रे बोल लो यहाँ पे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल जो हमने खींचा हुआ है एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही फेस पे मिल रहे हैं, यानी चेहरा तीनों का सेम टू सेम है। ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही सरफेस पे मिल रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। लॉ नंबर 2 क्या है, लॉ नंबर 2 ये है कि साइन ऑफ एंगल आई, यानी यहां पे जो भी एंगल बना हो, और साइन ऑफ एंगल आर, ये बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, और इसी वैल्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाता है, इसी वैल्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाता है, ठीक है, इसी वैल्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे हाँ भैया, ठीक है, इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, यहां से देखो दोनों की दोनों साइड पैरेलल जा रही है, ठीक है। अगर इनको एक लाइन काटती है तो आपने पैरेलल लाइन कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के यानी एंगल के बराबर हो जाएगी, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे जब भी हम केस ले रहे होंगे किसका, ग्लास स्लैब का। थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है किसमें, प्रिज्म वाले में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन ग्लास स्लैब के हिसाब से अगर देखा जाए इमर्जेंट रे हमेशा इंसिडेंट रे के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इससे अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो हो सकता है आपको इनसे कहीं कोई जानकारी मिल जाए और आप नंबर अच्छा ला पाएं अपने एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।